आखिरी लड़ाई की मुनादी तो हो चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं। तो आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या यह पूरी कानूनी प्रक्रिया राहुल गांधी को जेल तक ले जाएगी? मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी जिस राजनीतिक लकीर को खींच रहे हैं, वो राजनीतिक लकीर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के सामने चुनौती की तरह खड़ी हुई है। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani. तो क्या वाकई आखिरी लड़ाई की मुनादी जो आज ईडी ने अपनी चार्जशीट के जरिए कर दी है, वह सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई है या फिर राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में बड़ी तीक्ष्ण लड़ाई होगी? और नेशनल हेराल्ड मामले की फाइल 2014 में खुली थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और 11वें बरस पहली चार्जशीट ईडी ने आज दाखिल की। उसमें आरोपी नंबर 1 सोनिया गांधी है, आरोपी नंबर 2 राहुल गांधी है। यहीं से असल फाइल खुलती है मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग करेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग इमारत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसों का आदान प्रदान है और गलत तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस के दायरे में इसे देखा जाता है। लेकिन 2000 करोड़ की कीमत मौजूदा वक्त में ईडी लगाती है। हो सकता है 2047 में जब भारत विकसित हो जाए तो इसकी कीमत 2000 के बदले 2 लाख करोड़ भी हो सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में उसकी कीमत और उसको 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे देना, यंग इंडिया के शेयर गांधी परिवार के पास आ जाना, यानी पूरी की पूरी एक इमारत के जरिए जो पूरा खाका उभर कर आ रहा है, आज इसको एक एक करके समझने की कोशिश करने के साथ साथ उस राजनीतिक धड़कनों को भी सुनिएगा, क्योंकि अब मामला राजनीतिक तौर पर सड़कों पर होगा या संसद में होगा। नई राजनीति इस देश में नजर आएगी। एक एक करके खोला जाए। सबसे पहले हमें लगता है जो 3 पन्नों की चार्जशीट जो दी गई, जिसमें आरोपी बताए गए हैं, उसमें सोनिया गांधी, ईडी वर्सेस सोनिया गांधी के नाम पर यह 3 पन्ने जारी किए गए। स्पेशल जज हैं विशाल गोगने, जिन्होंने ये 3 पन्ने जारी किए हैं, और ये स्पेशल जज हैं एमपी एमएलए के केसेस को लेकर। और यहां एक बात जहन में रख लीजिए, एमपी एमएलए से जुड़े जितने भी केस ईडी के पास आए, उसमें से कोई भी दोषी करार नहीं दिया गया और सैकड़ों मुद्दे ईडी के दायरे में निकल कर आए। और पार्लियामेंट के भीतर जब सरकार से पूछा गया कि कितने मामले हैं और कितने मामलों पर कितनी रिहाई और कितनों को सजा हुई है, तो कहा गया सिर्फ 2 लोग। तो ईडी अपने तौर पर इन दस्तावेजों के भीतर जिन बातों को दर्ज कर रहा है या उसने किया है, वो दरअसल एक संकेत है कि आने वाले वक्त में कानूनी नहीं राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत होगी। क्योंकि इसके भीतर में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि अभी यह मामला राउज एवेन्यू में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन अब चीफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बेंच में इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। और इनके साथ ही 3 दिनों पहले ही ईडी ने जांच के दौरान 3 अलग अलग शहरों में हेराल्ड से जुड़ी कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की शुरुआत की थी। उसमें नेशनल हेराल्ड हाउस जो दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग में, मुंबई में बांद्रा ईस्ट में है और लखनऊ के विशंबरनाथ रोड पर है। और इसकी पूरी कीमत बताई गई थी 661 करोड़ की अचल संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए ईडी नोटिस जारी कर रही है। तो ईडी ने यह नोटिस अपने तौर पर जारी किया और उसका यह मजमून जो निकल कर आया है, जो साफ तौर पर बतला रहा है कि ईडी वर्सेस सोनिया गांधी एंड अदर्स, इस मामले में इस चार्जशीट में इन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। तो एक क्षण के लिए पहले चलें, उससे पहले हमें लगता है कि कांग्रेस के वकील क्या कह रहे हैं, उनकी बात को भी पहले सुन लीजिए। तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि यह बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये की स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है, न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेल्थ की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है। उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज़ हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है, और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। पॉलिटिकल मैसेज देसी राजनीति के तहत यह है कि यहां के भीतर अगर आर्थिक परिस्थितियां ना संभली
तो उसका असर राजनीति पर पड़ेगा। और राहुल गांधी इस दौर में तमाम छत्रपों को मत देखिए, यह समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल जिस पॉलिटिक्स को राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं वो मौजूदा मोदी सत्ता की राजनीति के समानांतर खींचे जाने वाली एक बड़ी मोटी लकीर है। जो यह तो राजनीतिक सत्ता किसी को बख्शती नहीं है, और यहीं से उस राजनीति की लड़ाई की असल शुरुआत होती है, जो कानूनी दायरे में चलती जरूर है, लेकिन उसका असर और उसका प्रभाव उस राजनीति के आश्रय ही चल पाता है जिसमें सत्ता के पास सारे कानून, सारे इंस्टीट्यूशंस और उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत होती है। तो एक क्षण के लिए ईडी की जांच जो निकलकर सामने आई, उसके जरिए जो बातें दो तीन है उसको थोड़ा समझना होगा। पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें जो सेक्शन 19(1) है और जो सेक्शन 45 है, 45 का मतलब नॉन बेलेबल होता है। या सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर ईडी को यह भरोसा है, रीजन टू बिलीव है, तो उसके पास यह अधिकार है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और सेक्शन 45 नॉन बेलेबल की कॉग्निजेंस इस रूप में मानता है कि वहां पर वो इसको इतना गंभीर अपराध मानता है कि बेल आपको नहीं मिलेगी। तो आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या यह पूरी कानूनी प्रक्रिया राहुल गांधी को जेल तक ले जाएगी? इस देश में नेता जेल जाता है तो उसका कद बढ़ जाता है, भावनाएं उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन जेल की परिस्थितियों को दिखाकर जेल में न डालने की स्थिति में करप्शन और कानून दोनों को सत्ता अरसे से भुनाती आई है। तो क्या उसको भुनाने की दिशा में वह आगे बढ़ेगी? क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पत्रोदा, सुमन दुबे, इनके खुले तौर पर नाम है। इसके भीतर जो कहा गया, जो संपत्ति दर्ज 12 अप्रैल को कहा गया कि जो कुर्क कर ली जाएगी वह एजीएल यानी एसोसिएट जनरल लिमिटेड के तहत है। उसमें 661 करोड़ 69 लाख का जिक्र है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 90 करोड़ 21 लाख की संपत्ति की गई है। और इन सब के साथ जो जांच ईडी ने की और जो दिखाया है चार्जशीट में, उसमें बतलाया है कि यंग इंडिया के जरिए एजीएल की सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति हासिल करने की एक आपराधिक साजिश रची गई। एजीएल के समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए विभिन्न शहरों में जो रियायती दरों में जमीन हासिल की थी, उस जमीन को यंग इंडिया को शिफ्ट किया गया और यंग इंडिया के शेयर गांधी फैमिली को चले गए, या फिर और जिनके नाम है जिसमें सैम पत्रोदा, सुमन दुबे, या फिर उस संगठन को चले गए जो कि क्रिएट किया गया था। और इन सब के बीच यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने जब संकट में आया एजीएल, तो एआईसीसी ने कर्ज दिया था तकरीबन जो 90 करोड़ 21 लाख का कर्ज दिया था, वो कर्ज माफ कर दिया गया और एजीएल ने 50 लाख की संपत्ति में यंग इंडिया को सब कुछ बेच दिया। और यंग इंडिया के शेयर्स चूंकि गांधी परिवार या उनके करीबियों के पास थे, इसीलिए अब यह चार्जशीट जारी करने की जरूरत आन पड़ी थी, इसीलिए इसको कर दिया गया। अब इसके लास्ट पन्ने पर आके खड़े हो जाइए। यह पन्ना इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस है और अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया, जो हाई कोर्ट में कहा गया, और जो राउज एवेन्यू में अब कहने की बात है और उसको भी शिफ्ट करा के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में शिफ्ट कराने का जिक्र हो चुका है, वो 25 तारीख को उसकी सुनवाई हो रही है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी कानूनी पचड़े के भीतर, अदालत अगर ईडी के जरिए या उनके तर्कों के जरिए लगातार पूछताछ करती है, अपने पास रखती है, जेल भेजती है या नहीं भेजती है, यह एक सवाल है। वो चाहे तो जेल भेज सकती है क्योंकि उसने चार्जशीट में नाम दर्ज कर दिया है और प्रक्रिया इस दौर में ईडी के मार्फत चली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस दौर में बनाया गया। राजनीतिक सत्ता को अपने पास रखने के लिए करप्शन और करप्शन के आश्रय इस देश के मजबूत कानून का जिक्र करने की दिशा में यह चार्जशीट खुले तौर पर इस बात का ऐलान करती है कि दरअसल ईडी अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगी। दूसरा संकेत निकलता है कि अदालती कार्रवाई अभिषेक मनु सिंघवी जिस तर्ज पे बोल गए वैसा नहीं होगा। और तीसरी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में सरकार सत्ता चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कुछ नए फैसले दे सकती है, दिलवा सकती है। नहीं, मुद्दों को ले जाकर अदालतों के जरिए एक ऐसा बैरिकेड इलेक्शन, प्रचार और राजनीति, इन तीनों पर रोक लगाने की दिशा में बढ़ सकती है, क्योंकि यह एक राजनीतिक तौर पर आखिरी लड़ाई इस देश में शुरू हो चुकी है।